A very good morning to everyone and welcome to our daily analysis of the Hindu. So आज हम हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज में देयर इज अ न्यूज रिलेटेड टू द बाई इलेक्शंस। तो बाई इलेक्शन से रिलेटेड एक न्यूज है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं दैट हाई कोर्ट हैज हॉल्टेड द बाई इलेक्शन इन 5 तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूएंसीज। समझेंगे बाई इलेक्शंस क्या होता है, राइट? कब बाई इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, कौन अनाउंस करता है एंड व्हाई द मद्रास हाई कोर्ट हैज हॉल्टेड दिस बाई इलेक्शन। तो ये सारी चीजों को हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। तो क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन डिटेल। तो इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली सीट्स हैज टेकन प्लेस, राइट? इलेक्शंस हुए, उसमें से कोई कैंडिडेट्स जीते, सम कैंडिडेट्स वन, राइट? बट क्या है, उन कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स वर चैलेंज्ड। Why they were challenged? जब भी किसी कैंडिडेट को या किसी रजिस्टर्ड वोटर को ये लगता है कि जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुआ, उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हुए हैं, तो कैंडिडेट क्या है, उस कैंडिडेट के इलेक्शन के रिजल्ट को क्या है आप चैलेंज कर सकते हो, राइट? तो ये चैलेंज आप कहाँ कर सकते हो, कौन सी कोर्ट में कर सकते हो? तो यू कैन चैलेंज इट इन हाई कोर्ट and you can challenge it via filing a election petition. So election petition क्या है? Election petition is a way of challenging the election results of an elected candidate आई थिंक देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत के आता है, राइट, बट उसके इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर क्या है, इट कैन बी चैलेंज्ड इफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करे गए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन, दैट इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर, इलेक्शन नहीं था। तो उस बेसिस पे यू कैन चैलेंज द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ दैट कैंडिडेट इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्शन पिटीशन, राइट? तो अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो है इलेक्शन रिजल्ट उनको चैलेंज किया गया इन द मद्रास हाई कोर्ट बाय फाइलिंग इलेक्शन पिटीशन। So whenever election of a candidate is challenged by election petition, then क्या क्या हो सकता है, what can be the outcome, what can be the result of this election petition? तो सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जब इलेक्शन पिटीशन जब फाइल हो और हाई कोर्ट में जब उसके ऊपर सारी डिस्कशन और ये रियलाइज हो कि इलेक्शन पिटीशन जो फाइल करी गई और जो चैलेंज किया गया दैट इज राइट। इलेक्शन पिटीशन के आउटकम क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी फाउंड दैट ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को चैलेंज किया गया था दैट आर ट्रू। तो उस केस में क्या है, इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड null and void, राइट? तो सीट खाली हो जाएगी, इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ वैकेंसी ऑन दैट सीट। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि पता चले जो जिस बेसिस पे आप करप्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे उसको चैलेंज कर रहे हो वो सब झूठ है, राइट? तो उस केस में क्या है, द कैंडिडेट कॉन्टिन्यूज। तो दो चीजें हो सकती है, या तो
जिस ग्राउंड्स पे उसको चैलेंज किया गया था वो सही प्रूव हो जाए. अगर वो सही प्रूव हो जाए तो क्या है, इट विल क्रिएट वैकेंसी ऑन दैट सीट. एंड इफ प्रूव हो कि जो जिस बेसिस पे जो करप्ट एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं वो सही नहीं है, तो सेम कैंडिडेट विल व्हाट कंटिन्यूज, राइट. तो इन केस अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में और ग्राउंड्स सही प्रूव हो गए और वहां पे वैकेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो देन यू हैव टू फिल दैट वैकेंसी अगेन, राइट. तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन को फिर से इलेक्शंस अनाउंस करने पड़ते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सीट ओनली. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज बाय इलेक्शंस. So I hope I am making the point clear that election petition क्या है, by election क्या है, कौन अनाउंस करता है बाय इलेक्शन, राइट. तो अगर एक कैंडिडेट का इलेक्शन हुआ एक सीट पे, वो जीत गया, लेकिन उसके रिजल्ट को चैलेंज किया गया कंसर्न्ड हाई कोर्ट में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और दैट द इलेक्शन वाज नॉट फ्री एंड फेयर, तो उस केस में क्या हो सकता है, उसके इलेक्शन पिटीशन के रिजल्ट में दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता चल सकता है कि नहीं जो इलेक्शन था फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ था. अगर ऐसा होता है तो सेम कैंडिडेट कंटिन्यूज. अगर होता है कि हाँ करप्ट प्रैक्टिसेस से या राइट वे में इलेक्शन नहीं हुआ था, तो दैट इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. अगर आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दोगे तो उस सीट पे क्या है, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी. वैकेंसी को फिर से फिल करना पड़ेगा. तो हु विल अनाउंस द इलेक्शन फॉर दैट सीट अगेन, इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस द elections for that seat, and this type of elections are known as by elections. और ये जो आपको वैकेंसी को फिल करने के लिए जो बाय इलेक्शंस है, ये आपको कितने टाइम में अनाउंस करने पड़ेंगे, विद इन 6 months. तो विद इन 6 months उस सीट को फिर से रिफिल करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ बाय इलेक्शन, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. Then few things we have to discuss here more, right. First of all, आप इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, बट उसका कुछ टाइम लिमिट भी होगा. ये तो नहीं है कि 2 साल बाद आप उठ के बोलो कि नहीं यहाँ पे जो इलेक्शन थे फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुए थे और उसको चैलेंज कर दो. नो, देयर इज अ टाइम लिमिट. तो आपको विद इन 45 days आफ्टर रिजल्ट, तो रिजल्ट के 45 days के बीच में आपको क्या है, उसको चैलेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज आप चैलेंज उसको नहीं कर सकते. दूसरी टाइम लिमिट जो हमने डिस्कस करी वो ये करी कि बाय इलेक्शन कितनी देर में अनाउंस करने पड़ेंगे, विद इन द 6 months, राइट. तो ये दो टाइमलाइंस आपको याद करनी पड़ेंगी, याद रखनी है, राइट. तो ये सारा प्रोसीजर दैट इलेक्शन पिटीशन आप फाइल कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन अनाउंस करेगा. दिस ऑल इज मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. Representation of People Act 1951. So I hope आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया, राइट. तो हमने डिस्कस करा that by elections can be announced on the grounds जब वैकेंसी क्रिएट हो जाए किसी सीट पे. एक तो हमने अभी जो मेथड समझा कौन सा वाला, कि उसकी जो इलेक्शंस थी वो करप्ट मेजर से, करप्ट वे से हुई थी, तो क्या है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट. दूसरा भी और भी तरीका हो सकता है वैकेंसी जनरेट होने का किसी सीट पे, इफ अ पर्सन रिजाइंस और इफ अ पर्सन डाइज, राइट. तो इन सब केसेस में भी क्या है, वैकेंसी उस सीट पे हो सकती है और उसको फिल करने के लिए बाय इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर. आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है दैट इज इलेक्शन कमीशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, किस टाइप का बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है. इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. This is something which you have to mention in the comment section, right. This is important, right. Then आपने बताना is election commission a one member single member body or is it multi member body. तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. So I hope I am making the point clear.
तो फर्स्ट न्यूज आर्टिकल वाज रिलेटेड टू बाई इलेक्शन। तो वही हमने डिस्कस करा कि अभी क्या है, वो बाई इलेक्शन का जो अनाउंस हुआ था, तो सुप्रीम हाई कोर्ट हैज हॉल्टेड दैट बाई इलेक्शन बिकॉज दे आर सेइंग दैट पहले इलेक्शन पिटीशन के रिजल्ट की तो वेट कर लो, कि पता तो चले क्या है इलेक्शन पिटीशन को, पहले उसका जो रिजल्ट तो आने दो, प्रूफ तो होने दो कि करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं या नहीं हुए हैं। तो वो सारा आपने प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होने दिया, पहले ही बाई इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, ऐसे आप बाई इलेक्शंस अनाउंस नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए जो मद्रास हाई कोर्ट हैज हॉल्टेड द बाई इलेक्शंस। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। So let's move to the next news article. Then this is the news article from the International Affairs and to upcoming change in the administration. So UK में as you all know, the Prime Minister is the present Prime Minister is going to resign and new Prime Minister is going to take up the charge on 20th of July. 20th of July को the new Prime Minister is going to take the charge. तो आप बताइए कौन से Prime Minister रिजाइन कर रहे हैं, प्रेजेंटली कौन से हैं उनके, and who is the new Prime Minister of UK जो क्या है going to take up the I'm not able to understand what is happening to the network today. But there is a glitch again and again. So let's move to the next news article. ये हमने कल भी डिस्कस किया था related to the VBSA. I hope you remember कि VBSA क्या था, right? हमने डिस्कस किया था that there is a bill being proposed to overhaul the higher education, the complete higher education का जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स करने के लिए, टू रिफॉर्म द हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग द बिल, राइट। तो उस बिल में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए देख रहे हैं, दैट इज द सेटिंग अप ऑफ VBSA। एंड व्हाट इज दिस VBSA? VBSA is a body which will be a central body to oversee the whole higher education sector, right? तो जितनी भी existing bodies हैं जैसे UGC, AICT, इन सब को क्या है, रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अ सिंगल बॉडी। जो एक सेंट्रल बॉडी होगी, एक सिंगल बॉडी, तो ये बहुत सारी बॉडीज को डिसमेंटल करके देयर वुड बी अ सिंगल बॉडी बाय द नेम ऑफ VBSA। ये क्या है, इसको सेटअप करने की बात करी जा रही है, राइट। बट अभी क्या है, बहुत सारी हमने कल भी पढ़ा था कि दैट बहुत सारे एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्टेट्स हैं वो क्या है, इसके अगेंस्ट क्या है, दे आर प्रोटेस्टिंग। अभी आज का न्यूज क्या है, दैट IIT IIMs आर आल्सो लाइक व्हाट दे आर सेइंग, दैट दे आर आल्सो पुशिंग बैक अगेंस्ट दिस नॉर्म्स। दे आर सेइंग IITs क्या बोले, IIMs क्या बोले, that keep us outside the this purview of this VBSA, that हमें इसमें नहीं डालो। They are saying that इससे क्या है, हमारे रिसर्च और वो जो जितना भी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जितना भी हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको हम खुद से ही मैनेज करना चाहते हैं, हमें इसके परव्यू से, इसके स्कोप से आप क्या है बाहर रखो। सो दे आर ऑल्सो प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस VBSA। तो अभी देखते हैं जब ये बिल पास होगा या होता है कैसे है, राइट। तो अभी बस इतना याद रखना है दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ न्यू चेंज, बट उसमें क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी स्टेट प्रोटेस्ट कर रही है, उन सबके अपने अपने कंसर्न हैं, राइट। So they are also then they are also even asking कि you have kept medicine and law,
ये जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है रिलेटेड टू मेडिकल एंड लॉ आउटसाइड दिस, सो दे आर सेइंग दैट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ लीविंग देम एंड कीपिंग अदर्स। आप किस बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हो कि इनको नहीं रखना है इसके अंडर और दूसरों को रखना है, राइट? तो ये सब चीजें जो क्या है गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी क्या है क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। So next news article is also from the international news affairs, and ये this is a long drawn news जो पिछले 2-3 साल से is in news, right? It is related to बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में you have seen that there has been a political turmoil and बहुत सारे protest हुए, and शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है वो क्या है डिसमेंटल हो गई। शी हैज टू लाइक इवन फ्लू फ्रॉम द कंट्री एंड टेक असाइलम, राइट? तो अभी क्या है व्हाई इट इज इन न्यूज अगेन, तो शी इज प्लानिंग कि शी विल return back to Bangladesh in December. So she is saying that she will return from exile to Bangladesh, right? So this is something it was in news, right? तो अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा एक टाइमलाइन जो हमें है आइडिया होना चाहिए that what exactly has happened in Bangladesh. Can anybody tell me in the comment section that Bangladesh was formed as a new country, as a new nation, in which year, right? तो बताना है कौन से साल में बांग्लादेश एज अ सेपरेट जो है न्यू कंट्री सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान न्यू कंट्री एज अ फॉर्म्ड हो गया था, वो बताना है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में क्या था। शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, शेख हसीना वाज इन पावर, राइट? देन शी हैज टू रिजाइन। व्हाई शी हैज टू रिजाइन? बिकॉज ऑफ वन डिसीजन शी हैज टेकन। व्हाट डिसीजन शी हैज टेकन? She has to resign because of the high level student protest जो कि बहुत violent turn हो गया। protest था, student protest था which ultimately turned very very violent and बहुत सारे लोगों की उसमें क्या है बहुत सारे students की death भी हो गई। but why these students were protesting in the first place वो हमें समझना है। एक जो है decision of the government। what was the decision of government? the government has started what? reservation quota system in the jobs, right? and what was the basis of this reservation quota? they were saying that जितने भी 1971 के फ्रीडम फाइटर की फैमिलीज हैं वो सारी फैमिलीज जिनके जो के हैं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली हैं जिन्होंने बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए जो है दे हैव लेड देयर लाइव्स फॉर द नेशन, उनकी फैमिलीज के स्टूडेंट्स को क्या है देयर वुड बी अ रिजर्वेशन कोटा फॉर देम इन द जॉब्स। बट स्टूडेंट्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग सेइंग दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट रिजॉर्ट टू सच फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन कोटास एंड शुड स्टिक टू मेरिट सिस्टम। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी दैट जॉब्स शुड बी ऑन द मेरिट सिस्टम, बट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड व्हाट रिजर्वेशन कोटा सिस्टम फॉर द फ्रीडम फाइटर फैमिलीज जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए जो है अपनी लाइफ दी थी, राइट? तो ये जो सारा प्रोटेस्ट है टर्न वेरी वेरी वायलेंट एंड फाइनली शी हैज टू रिजाइन एंड अल्टीमेटली शी टूक एक्साइल फ्रॉम द कंट्री। बाद में उनके चले जाने के बाद में द केस अगेंस्ट हर कंटिन्यूड इन द कोर्ट एंड फाइनली उनको क्या है वहाँ की जो कोर्ट्स है उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस हैज बीन प्रोनाउंस्ड। तो ये उनको डेथ सेंटेंस दे दिया था उनकी कोर्ट्स में, बट शी वाज इन एग्जाइल। बट नाउ शी इज व्हाट प्लानिंग बैक कि नाउ शी विल रिटर्न बैक टू बांग्लादेश। So that is why this thing was in news. I hope this is clear that why she has to like took the asylum, right, and why she has to resign and now she is planning to move back. So I think everything is clear now. तो देखते हैं कि she returns or not, but अभी she is saying that she will return. So let's see future में क्या होता है. Then again there is a news related to by election. तो अभी आपको by election का clarity हो गया. So I hope this is clear.
Then there is this thing related to Satluj reopens old wounds but may be counterproductive. So there is a film on a OTT platform related to the insurgency जो 1995 में इंडिया पंजाब ने फेस करी है, तो उस टॉपिक पे मूवी हैज बीन रिलीज. तो उसको क्या है, 2 ही दिन रिलीज के 2 ही दिन बाद में बैन कर दिया गया. उसी की डिस्कशन चल रही है. एंड द फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर इज सेइंग दैट कि आपने उसको बैन तो कर दिया, बट समटाइम्स बैन्स आल्सो व्हाट रिजल्ट्स इन कैन रिजल्ट इनटू काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स. हाउ कैन इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव? ये सेइंग कि आपने तो उसको बैन इसलिए किया कि अगर लोग मूवी देखेंगे तो मे बी लाइक a film revisiting the period when terrorism was at its peak and when certain strong arm methods was used by police may trigger the rise of radical sentiments. They saying कि कई बार क्या होता है, ऐसी मूवी देख के लोगों के क्या है, रेडिकल सेंटिमेंट्स क्या है, फिर से रिवाइव हो जाते हैं. बट देन ही इज सेइंग दैट इवन लाइक बैनिंग such kind of movies can sometimes also lead to what? अनदर सेट ऑफ क्या है, रिजेंटमेंट आ जाती है जब लोगों को समटाइम्स पीपल फील दैट हमारा जो राइट टू स्पीक है, राइट टू एक्सप्रेशन है, क्या उसको कर्व करने की कोशिश करें. दैट कैन ऑल्सो समटाइम्स ऑल्सो अगेन लीड टू सम रेपरकशन. सो शी इज सेइंग दैट बैनिंग इज नॉट समथिंग प्रॉपर वे आउट. तो समटाइम्स बैन्स आर ऑल्सो व्हाट कैन एक्ट काउंटर प्रोडक्टिव. तो ये बात करी गई. So let's move to the next news article, which is related to the river interlinking project. It is talking about the river interlinking of river Ken and Betwa. So क्या है, river Ken और Betwa की interlinking की बात करी गई है. तो क्या करेंगे इसमें Ken Betwa interlinking में? It is going, first of all, it is going to be India's first river interlinking project. So this important है. First river interlinking project है इंडिया का, जिसमें एक रिवर को दूसरे से इंटरलिंक किया जाएगा, राइट. इसमें क्या किया जाएगा, that water from surplus water would be taken and provided to the areas which are water deficit. तो उससे क्या होगा, देयर वुड बी अ मैनेजमेंट ऑफ वाटर. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. बट अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी याद रखना दैट दिस केन बेटवा प्रोजेक्ट इज अंडर द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर प्लान ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वाटर रिसोर्सेज. सो दिस इज द गवर्नमेंट्स अम्ब्रेला प्लान, जिसका नाम है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, एनपीपी, जिसके अंडर गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, टू स्टार्ट 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, जिसमें केन बेटवा वुड बी द फर्स्ट. बट क्या है, अभी इन्वायरमेंटलिस्ट आर प्रोटेस्टिंग ओवर दिस प्रोजेक्ट. दे आर सेइंग दैट इसमें क्या है, why they are protesting? First of all, there कुछ concerns होते हैं जब भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पास होता है या कोई बड़ी इंडस्ट्री पास होती है या कोई माइनिंग प्रोजेक्ट होता है, तो हमेशा इन्वायरमेंटलिस्ट के कुछ कंसर्न्स होते हैं. दे आर सेइंग दैट इससे क्या है, इन्वायरमेंट को डैमेज होगा. देन दे आर सेइंग दैट द मेजर रीजन जहाँ पे ये आपको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आप जो है इंस्टॉल करने वाले, दैट फॉल्स अंडर द पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व. तो पन्ना नेशनल पार्क एंड पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया इसमें क्या है, इंक्लूड हो रहा है. सो दे आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू एनक्रोच द एरिया जो कि कॉन्जर्वेशन फॉर टाइगर के लिए था, राइट. तो वो भी एक दिक्कत है. यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्टर्ब होगा. देन दे आर सेइंग दैट लोगों को भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट. वो भी कंसर्न है, राइट. एंड देन दे आर सेइंग दैट रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन बाद में उस पॉपुलेशन का प्रॉपर कोई रिहेबिलिटेशन तो होता नहीं है. हमेशा यही देखने को बोला देखते हैं हम, रिहेबिलिटेशन वो बोलते हैं, बट ऐसा कुछ तरीके का रिहेबिलिटेशन नहीं होता. So I hope this is clear that why the people are protesting over this thing.
right? So let's move to the next news article. आज ना 2-3 बॉडीज न्यूज में थी. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस NIA फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट 6 सेपरेटिस्ट लीडर्स इन द कश्मीर मॉब वायलेंस. ये था राइट. देन ऊपर भी आपने देखा होगा इस न्यूज में आपने देखा दैट ईडी की बात करी गई थी. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्या है. इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. वन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज इन न्यूज इज ईडी एंड अनदर इज NIA. सो व्हाट इज NIA? NIA इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ये क्या एक नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी विच वॉज फॉर्म व्हेन इसकी जरूरत क्यों फील हुई? व्हेन मुंबई टेरर अटैक्स हुए ना 26/11 वाले. जो ताज पे अटैक हुआ था 26/11 वाला, तब हमें रियलाइज हुआ दैट वी डोंट हैव अ नेशनल लेवल बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी जिसका काम क्या हो टू लाइक फोकस ऑन एंटी टेरर एक्टिविटीज. सो इट इज एंटी टेरर एक्टिविटीज को टारगेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एंड इट पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट द जितने भी टेरर एक्टिविटीज कंट्री में हो रही है. तो उसमें इंटेलिजेंस का काम कौन कर रही है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. एंड इट फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो तो आप ये समझो कि वो कौन सी मिनिस्ट्री में हो सकती है. सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है. तो कंट्री की क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हो गई. दैट कंट्री इज सेफ एंड सिक्योर, राइट. तो जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आएगी तो आपने समझ जाना है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए. सो इट इज अंडर Home Ministry. Right. So I hope this is clear. Then another organization जो न्यूज में है that is Enforcement Directorate, ED जिसको शॉर्ट में कहते हैं. So it is also an investigating agency which investigating the cases related to frauds, money laundering. कौन से वाले frauds? Financial frauds. So financial frauds, money laundering के cases, हवाला के केसेस. तो ऐसे जो केसेस हैं ऑल दीज फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ व्हाट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा? खुद से ही सोचो. इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्राइम. तो जितने भी क्राइम्स जो हैं जिनका क्या है फाइनेंशियल नेचर है वो सारे किसकी जुरिसडिक्शन के अंडर आ रहे हैं? ईडी. तो इट विल फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा. सो आई होप. तो ऐसे रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है, खुद से सोचना है कि कहाँ हो सकता है, राइट. तो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात जब होगी देश की तो वो होम मिनिस्ट्री का काम है. कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात है तो वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का काम है. कुछ इन्वायरमेंट की बात होगी तो वो क्या है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की बात होगी, राइट. तो ऐसे जो अगर स्किल डेवलपमेंट की बात होगी इट वुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर कि रटना नहीं है, दिमाग से सोचना है कि कौन सा एस्पेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर हो सकता है. तो नाम से समझ आ जाएगा कि उसका काम क्या है. सो राइट. तो ये क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है. लेकिन कौन सी केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है? ऑल द केसेस इन्वॉल्विंग द टेरर एक्टिविटीज. ये क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. इसका काम क्या है? वो सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना जिसमें क्या है किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड, राइट. So I hope I am making the point clear. So let's move to the next news article. So this two organization was in news, so I thought कि इनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते.
देन वी हैव रेड दैट प्राइम मिनिस्टर अभी ऑन अ 3 day विजिट है, राइट? तो हमने कल पढ़ा था दैट ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या जो है चीज़ें हुई और कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए। अगर आपको याद हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाज दिस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुआ, जिसमें क्या है हम यूरेनियम लेंगे ऑस्ट्रेलिया से, राइट? तो वो सारी अभी क्या है, न्यूजीलैंड गए हैं, तो अभी 1-2 दिन में लाइक विल सी कि क्या हो रहा है न्यूजीलैंड में। जो जो भी चीजें साइन होंगी वो हमें क्या है 1 आधे दिन में न्यूज में पता चल जाएगा, राइट? तो वो भी हमारे लिए बाद में इम्पोर्टेंट होगा। देन दिस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड, जो क्या है गवर्नमेंट के बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। इफ यू रिमेंबर दैट गवर्नमेंट हैज व्हाट इनिशिएटेड 130th amendment bill. 130th constitutional amendment bill was in news last 1 year से। And what is this bill saying? 130th constitutional amendment bill किस चीज की बात कर रहा है? It is saying कि to remove any minister if he is arrested and in jail for at least 30 days। तो ये बिल क्या कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है और उसको जेल हो जाती है 30 दिन के लिए, तो उसको सीधा क्या है रिमूव कर दो, राइट? तो इस बिल के ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को फेस करने के लिए मिला था दैट इट इज अ व्हाट हाईली कंट्रोवर्शियल बिल। तो अभी क्या है, ये बिल इज अंडर द डिस्कशन इन द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिस्कशन में। इट इज अंडर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी is reviewing this bill and this committee has made some suggestions। उसमें सबसे important जो suggestion जो parliamentary committee ने दिया है that it is saying that rather than completely removing any minister if it is arrested in and kept in jail for 30 days, they're saying कि this word should be replaced by suspend। तो उसको remove करने की बजाय suspend कर दीजिए थोड़ा सा, लाइक उसको टाइम फ्रेम और स्पेस दीजिए टू प्रूव कि वो गिल्टी है कि नहीं है, राइट? तो अभी केस में आपने किसी को अरेस्ट कर दिया, कोई मिनिस्टर अरेस्ट हो गया, तो इसका मिसयूज हो सकता है ना। 30 डेज के लिए उसको अरेस्ट करवा दो और वो उसकी सीट खाली होगी, उसको रिमूव हो जाएगा वो अल्टीमेटली। अभी क्या पता वो गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है, उसको किसी फॉल्स केस में आप क्या है अरेस्ट करवा दो और 30 डेज के लिए जेल में रख दो, चलो वो तो गया ना। तो उस केस में क्या है, ये दिस इज समथिंग जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है। एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज आल्सो सेइंग दैट कि दिस रिमूवल शुड बी रिप्लेस विद द सस्पेंशन, कि आप उसको सस्पेंड कर दो उतनी देर के लिए जितनी देर की उसकी क्लैरिटी नहीं हो जाती कि वो जो जिस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है वो जेन्युइन ग्राउंड्स हैं कि नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। Then all these news are related to the राम मंदिर जो डोनेशन थेफ्ट है। Yes. Then this is there is an editorial. Yesterday also we were talking about the social media ban. Social media ban जो कि ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, राइट? सो देयर सेइंग सोशल मीडिया बैन हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी 16 ईयर से कम जो टीनेज है उनके लिए क्या है सोशल मीडिया इज बैन। तो मोदी जी ने इसको क्या अप्रिशिएट किया था, हिंट किया था दैट वी आर आल्सो लुकिंग टुवर्ड्स द सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स इन आवर कंट्री आल्सो। बट दिस न्यूज आर्टिकल जो आज आया है इट टॉक्स अबाउट इट फिक्स द हाउस, इट सेइंग दैट फिक्स द हाउस, that rather than banning the social media, the government should focus on that how to fix the problem. Banning is not a problem to any solution. ये किसी भी situation से भाग जाना या उसको उससे like eyes close कर लेना is not the right way, right? So this news article is also talking about the same. First of all, it is the news article is saying that there is no link
as such between the poor mental health and social media. They're saying that जितना भी डेटा अवेलेबल है दैट इज ऑल ऑब्जर्वेशनल. कोई कंक्रीट इस चीज के लिए अभी कोई डेटा हमारे पास नहीं है विच प्रूव दैट द पुअर मेंटल हेल्थ इन द टीनेज एंड चिल्ड्रन इज लिंक्ड ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया. राइट, तो ये दे आर सेइंग दैट देयर इज अ लैकिंग एविडेंस टू प्रूव दिस थिंग. Let's see what exactly it is saying that there is a lack of credible evidence linking social media use and harm among children, right? So they are saying that there is no data इंटरनेशनली अवेलेबल जो प्रूव कर दे कि अगर आप सोशल मीडिया को बैन कर दिया और उसके बाद में जो क्या है टीनेज जो थे उनकी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया. तो देयर सेइंग दैट देयर इज नो डेटा टू एज सच what prove this thing. So they are saying that rather than wholeheartedly banning the social media for children, what would be the right way भी वो suggest कर रहे हैं. That they're saying that we need to fix it. How we can fix it? That instead of putting a ban, the state should drop the ban and instead they should adopt a stronger duty of care, include digital literacy in the school education. तो school education में digital literacy is very very important, the component which is completely missing right now, which is required. Then another way जिससे क्या है ये चीज को डील किया जाता है, restrictive adaptive user interface experiences. They're saying that rather than banning the whole social media, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन वर्किंग वो सारी चीज़ों पे जो एडिक्टिव इन नेचर है. राइट, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के यूज पे गवर्नमेंट क्या है उसको सोचना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स को क्या स्क्रॉल करते जाते हैं एंड इट कीप इनफाइनाइट स्क्रॉल कर सकते हो आप, वो एडिक्टिव है नेचर में. राइट, तो उसको कंट्रोल करने की बात होनी चाहिए. राइट, एंड सिमिलर एक न्यूज ऑफ हम आगे पढ़ेंगे. इवन यूरोपियन यूनियन इज सेइंग टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दैट यू नीड टू मेंड योर वेज एंड यू शुड फाइंड वेज टू ये जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है, ये ऑटोमेटिकली जो रील्स प्ले होती रहती है, इनके ऊपर यू नीड टू टेक एक्शन एंड एड्रेस दिस इश्यूज. अदरवाइज यूरोपियन यूनियन इज सेइंग दैट द मेटा विल फेस हाई फाइन्स बिकॉज दे आर सेइंग दैट दिस इज डिटेरियोरेटिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो उस पर काम करने की ज़रूरत है जो कि एडिक्टिव जो पैटर्न जो है सोशल मीडिया पे आप में डेवलप करता है, उसको यू शुड एड्रेस. राइट, then it is also saying that government should enforce stronger content moderation. yes, जिसकी बहुत ज़रूरत है. there should be content moderation. उसके ऊपर कोई इतना as such क्या है गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से कुछ स्टेप्स नहीं ले पा रही है. तो आप इजी वे आउट ढूंढ रहे हो कि सारा सोशल मीडिया ही बैन कर दो. स्टूडेंट्स कैन लर्न गुड थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम सोशल मीडिया. राइट, तो एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स. तो किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के भी बेनिफिट्स भी हैं. you can learn different skills, you can learn you can make friends also. Right, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. loneliness दूर होता है सोशल मीडिया से. there are good things also about social media, but looking only at the bad points and then thinking कि इसको ban कर दो is the solution. that is an easy way out. government should look for a better way out, I think. Right, सो उन सब चीज़ों की बात करी गई इस पे भी. राइट, सो देयर सेइंग दैट सोशल मीडिया आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन फ्रेंडशिप, एक्सप्लोर वंस आइडेंटिटी, ऑफर पीयर सपोर्ट, ये सब, एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ. अभी सोशल मीडिया से ही लोगों को क्या है दिस नॉलेज अबाउट मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया. राइट, पीपल हैव बिकम सेंसिटिव टुवर्ड द कि एंग्जाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों की जो है अवेयरनेस जनरेट हो रही है इंडिया में. राइट, तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स भी है सोशल मीडिया के जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए. एंड सो बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन जो न्यूज़ आर्टिकल हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. राइट, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. देन another news article talk about the percentage increase in the women education in the higher education. तो women का जो
है, गैप जो है विमेन और मेन में जो गैप था इन द हायर एजुकेशन इज ड्रॉपिंग डे बाय डे, एंड ये न्यूज आर्टिकल उसी की बात कर रहे थे दैट विमेन नाउ आर लाइक विमेन का जो परसेंटेज जो ग्रेजुएट हो रही है वो काफी इंक्रीज हो गया इन अ डेकेड, राइट। तो डेटा की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या डेटा मेंशन किया है that they are saying that now Indian women entering university campuses has increased and the gender gap has narrowed down, right? तो ऑल इंडिया सर्वे का डेटा आया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डेटा 2023-24 रिवील्स दैट देयर इज अ 42% इंक्रीज हुआ इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन, राइट। तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में विमेन की जो एनरोलमेंट रेशियो है उसमें कितना इंक्रीज देखने को गया, 42%। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें तो दिस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.7 CR टू नाउ इट इज 2.24 CR। तो इट वाज इन 2014 टू 2014-15 के सेशन में इट वाज 1.57 CR एंड नाउ इट इज 2023-2024 में इट वाज 2.24। तो 42% इंक्रीज देखने को देखा गया। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेटा एंड गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं टू इंक्रीज द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द हायर एजुकेशन वो सब क्या है, इट इज शोइंग इट्स रिजल्ट। बट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट टू मोर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट yes we are saying it is seen that in STEM sector also women का जो gross enrollment ratio है वो बढ़ा है। what is STEM? in science, technology, engineering and mathematics, in this also जो है the gross enrollment ratio has increased, right? but उसके दो concern है। first of all it is saying that when we talk about sciences तो उसमें जो human sciences हैं in this particular stream of sciences women का participation जो है वो maximum है, maximum enrollment women का यहाँ पे देखने को मिल रहा है in home sciences, right, in human sciences। तो इसमें देखने को मिल रहा है and in this technology in engineering and mathematics अभी यहाँ पे still there is a poor gross enrollment ratio, यहाँ पे भी still it is lacking। first of all concern ये है that overall it is increasing, in sciences also increasing वो देखने को लगता है and data is good, but when उसको deeper हम देखते हैं तो वो feel होता है that नहीं, technology engineering में अभी भी women का, mathematics में women का जो है participation कम है, enrollment कम है, particularly in home sciences। इस सेक्टर में ही क्या है women की जो हो साइंस इस सेक्टर में ही women का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ने का फायदा तो women को तभी है व्हेन दे आर गेटिंग एप्रोप्रिएट जॉब्स आल्सो कंसर्न टू देयर एजुकेशन। तो जैसे उन्होंने एजुकेशन ली है, जिस फील्ड में एजुकेशन ली है उसी फील्ड में उनको अगर they are employable then only there is a benefit of this increasing enrollment ratio। first concern is this। then they are saying in administrative role also in the education field women faculties कम है and in the administration जितने भी leadership roles हैं, leadership position है in the education sector उसमें भी women की जो enrollment women की जो participation है वो कम है। तो ये दो concerns हैं जो news article में बताए गए हैं, but उसमें एक अच्छी बात भी बताई गई है that yes there has been a increase in the cross enrollment ratio। तो steps we are taking are in right directions, but अभी इसको और streamline करने की ज़रूरत है for the better results। So I hope it was clear। सो आई होप स्टूडेंट्स जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस करे उनकी आपको क्लैरिटी होगी। किसी भी न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे कोई भी आपको क्वेरी हो तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन।
एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर द इन्वायरमेंट, जितना भी आज थोड़ा सा नेटवर्क का ग्लिच रहा है उसकी वजह से क्लास में उतनी एक लाइक अच्छे तरीके से फ्लो नहीं बन पाया, तो आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम माई एंड फॉर दैट, एंड सो आई होप you'll join me tomorrow again at the same time. Thank you so much, students. Have a great day and study well. Thank you.